हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन स्टार्ट किया था। और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन में ये कौन कौन सी स्कीम्स को कवर किया जाता है, कौन कौन सी कंपनीज पे रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। चलिए अभी कुछ डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। पहली डेफिनेशन हमें दे रखी है एम्प्लॉय की। तो 2013 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एम्प्लॉय के बारे में। तो एक्सेप्ट इन रिलेशन टू द स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब ये जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, दिस इज नॉट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग रहेगी। ये डेफिनेशन से वो सिर्फ किसके लिए, स्कीम्स के लिए, है ना। तो एम्प्लॉय ओनली फॉर स्कीम्स, ओनली फॉर स्कीम्स। जो 5 स्कीम्स के नाम पड़े थे, उसके लिए एम्प्लॉय से हमारा क्या मतलब है, एन एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी। सिंपल, मतलब कंपनी ने जिसके साथ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट किया हुआ है वही एम्प्लॉय है। एज डेजिग्नेटेड मतलब कंपनी जिसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रही है। और ट्रीट कब करेगी, जब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो जिसके साथ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हुआ हुआ है। सिंपल। हु इज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ कंपनी में ही काम कर रहा है होल टाइम, मतलब वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं है। एक्सक्लूसिवली का मतलब हो गया होल टाइम वर्किंग। या तो वो कहाँ काम कर रहा है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे इंडिया में काम करे, इंडिया के बाहर काम करे। बट एट द एंड ही इज वर्किंग फॉर द कंपनी ओनली, ही इज नॉट अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय। इज दिस क्लियर? या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, पहले पॉइंट में किसको कवर किया था, एम्प्लॉय को। दूसरे में किसको कवर कर रहा है, डायरेक्टर को। देखो, डायरेक्टर के लिए होल टाइम होना जरूरी नहीं होता। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, किसी भी टाइप का डायरेक्टर हो सकता है, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे एनईडी, ईडी सब टाइप के डायरेक्टर्स फॉल करेंगे। लेकिन कौन फॉल नहीं करेगा, हु इज नॉट अ प्रमोटर, मतलब प्रमोटर नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप नहीं होना चाहिए, और साथ ही में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। चलो डेफिनेशन में एम्प्लॉय की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर स्कीम्स। अच्छा, 2 लोग फॉल करा रहे हैं, कौन कौन से 2 लोग फॉल करा रहे हैं, नंबर 1 एम्प्लॉय एंड नंबर 2 डायरेक्टर। अच्छा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से हमारा क्या मतलब है, फुल टाइम एम्प्लॉय का, क्योंकि एक्सक्लूसिवली वर्किंग है वो, है ना, तो होल टाइम होना चाहिए। अब वो चाहे इन इंडिया काम करें और आउटसाइड इंडिया काम करें, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय में सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए तो कोई सा भी चलेगा। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें एक्सक्लूजन्स है, एक्सक्लूजन्स, एक्सेप्ट 2 लोग हटा दो। कौन हटा दो, एक तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के मेंबर्स। दूसरे कौन हटा दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी क्लियर है। ये हो गई ए और ये हो गई बी। अब सी कैटेगरी और है, वो क्या बोलते हैं, ये जो दोनों लोग ऊपर पड़े ना, सेम टू सेम, ये दोनों लोग कौन सी कंपनीज के, कैश कंपनीज के। तो सी कंडीशन क्या बोलता है, ये जो ए और बी है, ए एंड बी, और होल्डिंग कैश, हाँ कंपनी भी है, कंपनी तो चलो ऊपर है ही, तो हाँ होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट लिख देते हैं। होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। तो होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के जो ए और बी है, ए और बी मतलब एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर, वो भी यहाँ पे क्या माने जाएंगे, एलिजिबल एम्प्लॉय माने जाएंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, फर्दर एक्सक्लूजन और है इसमें, बट डज नॉट इंक्लूड। टेबल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, यहां तक नोटेड है, यहां तक
तीसरी कंडीशन, एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन सब क्लॉज 1 and 2, मतलब एम्प्लॉय और डायरेक्टर की बात कर रहा है, ऑफ अ ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। तीनों कंपनीज आ गई, कौन कौन सी? होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, अब इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो कौन इंक्लूड नहीं होगा? एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय? हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। एम्प्लॉय, अब देखो यहां पे फर्दर एक्सक्लूजन है, डज नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूजन्स। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए एक्सक्लूजन क्या बोला इसने? एम्प्लॉय कौन सी कैटेगरी से रिलेट नहीं करना चाहिए? प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से रिलेट नहीं करना चाहिए, एक्सक्लूजन नंबर 1। और डायरेक्टर्स के लिए भी एक्सक्लूजन दे रखा है, नंबर 2। ऐसे डायरेक्टर्स जो क्या करते हैं? स्टेक होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, होल्ड्स शेयर। कितना परसेंट? मिनिमम, याद है किसी को कंपनी लॉ में डेफिनेशन पढ़ी थी? मिनिमम 10%, एग्जैक्टली, मिनिमम 10% तो शेयर होल्ड करते हैं या वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर्स भी यहां पे एंटाइटल्ड नहीं होंगे। तो ऐसे डायरेक्टर्स जो मिनिमम 10% और मोर का स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, वो भी एक्सक्लूजन में जाएंगे। और ऐसे एम्प्लॉयज जो प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज भी यहां पे एक्सक्लूजन में जाएंगे। इज दिस क्लियर? कोई परेशानी इसमें? देखो सुनो, पहले तो उसने एम्प्लॉय डायरेक्टर कौन है ये सब बता दिया, उसके अलावा ये लोग होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के हैं, जो भी हट बता दिया इसने। प्लस अब इसने फर्दर एक्सक्लूजन मतलब एक्सेप्शंस और बताए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किससे रिलेट नहीं करना चाहिए? प्रमोटर ग्रुप से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, सबके लिए एम्प्लॉय एक बार डिफाइन हो गया ना। अब ये जो भी एम्प्लॉय है वो चाहे इंडिया में काम कर रहा हो, इंडिया के बाहर काम कर रहा हो, लेकिन वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए और प्रमोटर ग्रुप से रिलेट नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसे कोई डायरेक्टर अगर है, तो वो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर 10% से ज्यादा स्टेक होल्ड नहीं करना चाहिए, 10% भी होल्ड नहीं करना चाहिए। इवन 10% और से ज्यादा होल्ड करते ही वो डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब अगर किसी डायरेक्टर ने 3%, 4% स्टेक होल्ड किया चलेगा, लेकिन किसी डायरेक्टर ने 10%, 11%, 12% स्टेक होल्ड किया है, नहीं चलेगा। ओके, ऑल सेट है? चलो, अब जो क्वेश्चन आया एग्जाम में वो देख लो। ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंपनी शेयर कैपिटल रूल्स एज टू वेदर दीज आर द एलिजिबल एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब देखो इसने क्वेश्चन पूछा है कंपनी रूल्स के हिसाब से, पर आपको ये बता दूं कंपनी रूल्स और सेबी का ये रेगुलेशन सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो इसलिए आपको इसे सदमे में आने की जरूरत नहीं कि कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया सेबी के अंदर। ईसॉस वहां पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अंकित इज अ परमानेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड इन यूएसए फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी 2018 में था, ये 5 क्वेश्चन पूछ लिए, एक मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का इस तरह से क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप आंसर कर लोगे। तो मुझे बताओ, अंकित जो परमानेंट एम्प्लॉय है, यूएसए में काम कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक? करेगा? श्योर हो? बिल्कुल करेगा, यस। स्मार्ट लिमिटेड is an independent company. इंडिपेंडेंट कंपनी से क्या लेना देना है? स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड कोई भी अगर एम्प्लॉय होगा तो उसको कोई एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसको मिलता है? सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट को ही मिलता है। अनिल इज अ प्रमोटर एंड एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय कौन है? प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है? हाँ, तो इसका डिस्क्वालीफाइड हो गया, इट मींस ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। अनीश इज अ डायरेक्टर होल्डिंग 11% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो 10% से एक्सीड करते आप क्या बन जाओगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो अगेन ये एम्प्लॉय नहीं है। इफ इट इज अ स्टार्टअप कंपनी विल द सिचुएशन बी सेम इन 3 and 4 above। अच्छा, अब स्टार्टअप कंपनी का प्रोविजन बता देती हूँ मैं आपको। बेसिकली जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप कंपनीज
उन पे ये दोनों एक्सक्लूजन्स एप्लीकेबल नहीं होते। ये जो एक्सक्लूजन्स हैं ये नॉट एप्लीकेबल है ऑन स्टार्टअप कंपनी। तो ये जो एक्सक्लूजन था प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप वाला और जो होल्डिंग वाला था, ये स्टार्टअप कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसने हमसे ये पूछा कि अगर पॉइंट नंबर कौन सा पूछ रहा है, ये 3 एंड 4, 3 कौन सा वाला है, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड करता है एम्प्लॉय, तो क्या ये स्टार्टअप पे एप्लीकेबल है, नहीं। दूसरा डायरेक्टर होल्डिंग 11% वाले, दोनों एक्सक्लूजन वाले पॉइंट है ना, तो ये दोनों ही पॉइंटर्स स्टार्टअप कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो स्टार्टअप कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल हो गया है, तो वहां पे वो एम्प्लॉय बन जाएंगे। ऑल सेट है। तो हाँ ना में आंसर नहीं लिख के आना है। कैसे लिख के आना है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन लिखोगे पहले पूरी, और कौन कौन एक्सक्लूजन है उसके हिसाब से रेफरेंस दे दे करके आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, तब जाके पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, कर लोगे क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट डेफिनेशन में बढ़ते हैं, स्कीम। अभी कौन सी डेफिनेशन पढ़ी हमने, याद हो गई सबको डेफिनेशन, चलो फटाफट सुना दो। एम्प्लॉय में नंबर 1 एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली या तो इन इंडिया में काम कर रहा है या आउट इंडिया में। दूसरा कौन है, डायरेक्टर। कौन सा हो सकता है, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, कोई सा भी, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, ये दोनों लोग कौन सी कंपनी के, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट के भी। अच्छा, इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा, एम्प्लॉय में तो प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप के लोग, और डायरेक्टर में 10% और उससे ज्यादा होल्डिंग उन्होंने कर रखी। एक क्वेश्चन पूछूं मैं, चलो ये तो आईसीएसई के क्वेश्चन थे, अब मेरे भी सुनिए। मान लो कंपनी ए लिमिटेड है ना, इसकी होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स जो है उसकी होल्डिंग कंपनी में जो है इसकी होल्डिंग वो है 12%, ठीक है। तो क्या ए लिमिटेड इज मिस्टर एक्स को ई सॉस दे सकती है या नहीं दे सकती, दैट इज माय क्वेश्चन। ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड का एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, परमानेंट एम्प्लॉय है, और मिस्टर एक्स होल्ड करता है 12% शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये मेरा कि क्या ए लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपने होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को ईसॉस दे सकती है या नहीं दे सकती, पता है सबको ये बात, तो दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि ये जो होल्डिंग की लिमिट है 12% वो किसके लिए है, डायरेक्टर के लिए है, ये लिमिट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। एम्प्लॉय के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन था, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप का रेस्ट्रिक्शन था, और ऑब्वियस सी बात है 10% की लिमिट डायरेक्टर के लिए थी, एम्प्लॉय के लिए नहीं थी। ओके, कोई शक। स्कीम, नाउ व्हाट इज स्कीम। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन आ रही है कुछ तो ये रेलेवेंट नहीं है इतनी ज्यादा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे एम्प्लॉय की डेफिनेशन तो प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम क्वेश्चन भी आता है इस पे। स्कीम पे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज स्कीम। स्कीम क्या है, जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कंपनी स्कीम लेके आ रही है उसको स्कीम बोलते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कंपनी जो स्कीम ला रही है उसको क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। अच्छा, अभी जो स्कीम है ये कैसे इंप्लीमेंट होगी उसके बारे में हम बात करें। देखो, मीन्स अ स्कीम ऑफ द कंपनी, स्कीम मीन्स स्कीम, स्कीम मीन्स स्कीम proposing to provide share benefit to the employee, ठीक बात। तो जब भी आप अपने एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट देना चाहते हो, शेयर से रिलेटेड बेनिफिट देना चाहते हो और उसके लिए कोई स्कीम बनाते हो, तो वही इसमें फॉल करेगी। अंडर विच चैप्टर 3, मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था, चैप्टर 3 किसके लिए, स्कीम्स के लिए है, और चैप्टर 4 किसके लिए है, स्क्वायर इक्विटी शेयर के लिए है, which may be implemented and administered directly by such company or through a trust in accordance with this regulation। अब ये क्या कहानी है, क्या डायरेक्टली क्या ट्रस्ट, इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई भी स्कीम लेके आनी है, जैसे कोई ई सॉस लेके आ रहे हो या कोई भी स्कीम आप लेके आ रहे हो, तो
इसमें बहुत सारे तामझाम होंगे। तो कभी कभी कंपनी बोलती है कि यार ये काम में जो एक्सपर्ट लोग हैं ना उनको ये काम डेलीगेट कर देते हैं, वही कर लेंगे। और कभी कभी कंपनी को लगता है कि यार इतने कम तो हमारे एम्प्लॉयज हैं, इतने कम तो लोग हैं, उसके लिए क्या ही डेलीगेशन करना, हम अपनी कमेटी बनाएंगे और कमेटी लेवल पे सारे काम करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले कंपनी जो है वो बनाती है कॉम्पनसेशन कमिटी। क्या बनाएगी कंपनी? कॉम्पनसेशन कमिटी बनाएगी। अब दो बातें होंगे, या तो कंपनी इटसेल्फ इंप्लीमेंट करेगी या फिर कंपनी डेलीगेट करेगी पावर, है ना। तो अगर इटसेल्फ कर रही है तो कॉम्पनसेशन कमिटी खुद से इस काम को करेगी, है ना। तो कॉम्पनसेशन कमिटी खुद करेगी। लेकिन अगर डेलीगेशन हो रहा है तो डेलीगेशन होगा तो कॉम्पनसेशन कमिटी डेलीगेशन किसको दे देगी? ट्रस्ट। तो यहां एक ट्रस्ट अपॉइंट किया जाएगा और कॉम्पनसेशन कमिटी अपना पावर किसको दे देगा? ट्रस्ट को दे देगा, फिर ट्रस्ट इंप्लीमेंट करेगा। अब ट्रस्ट से थ्रू अगर आप कोई भी काम कराना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप वॉलेंटरली खुद से कराना चाहते हो, मतलब कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी, आपको मन कर रहा था ट्रस्ट के थ्रू कराना, आपने करा लिया, वॉलेंटरी। लेकिन आपको कंपल्सरीली कराना पड़ेगा अगर आप दो केसेस में फॉल करोगे, कंपल्सरी। और कंपल्सरी की दो सिचुएशंस है। केस नंबर 1 है सेकेंडरी एक्विजिशन, और केस नंबर 2 है गिफ्ट। ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको कंपल्सरीली ट्रस्ट के थ्रू ही स्कीम को इंप्लीमेंट कराना होगा। कौन कौन से दो केसेस हैं जहां पे स्कीम इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के थ्रू कंपल्सरी होगा? नंबर 1 सेकेंडरी एक्विजिशन, नंबर 2 गिफ्ट। अच्छा, अभी सेकेंडरी एक्विजिशन क्या है और ये गिफ्ट क्या है और ये क्या करना चाह रहे हैं, एक बार ये नोटिंग करो फिर बताती हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। implementation of scheme। नोटेड? ओके। डन एवरीवन? फाइन। अब हम समझ रहे हैं कि अगर ट्रस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो कैसे होता है, क्या होता है, इसका प्रोसेस समझेंगे। सपोज करो कंपनी बोल रही है कि हम खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने अपना पावर किसको डेलीगेट किया है? ट्रस्ट को डेलीगेट किया है। तो सबसे पहले कंपनी में कौन थी? कॉम्पनसेशन कमिटी। कॉम्पनसेशन कमिटी ने अपना पावर किसको दे दिया? ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। अब ट्रस्ट है, ट्रस्ट को स्कीम लेके आनी है। स्कीम में क्या करना पड़ेगा? शेयर्स देने पड़ेंगे एम्प्लॉइज को। आप चाहे ईसॉस लाओ, ईएसपीएस लाओ, कुछ भी लेके आओ, यू विल हैव टू अलॉट शेयर्स टू द एम्प्लॉइज। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट के पास शेयर्स कहां से आएंगे? राइट और नॉट? तो ट्रस्ट के पास जो शेयर्स की नीड है, ये शेयर्स की नीड दो तरीके से फुलफिल हो सकती है, दो तरीके से। या तो वो कंपनी से फ्रेश शेयर ले ले, फ्रेश इशू हो जाए, मतलब नए शेयर इशू करते हैं कंपनी, है ना, तो फ्रेश शेयर इशू हो जाए। या दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ओपन मार्केट से, लिस्टेड कंपनी ओपन मार्केट से शेयर्स खरीद लें और वो शेयर्स एम्प्लॉयज को अलॉट करते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्विजिशन। मतलब हम फ्रेश शेयर्स नहीं इशू करना चाह रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग शेयर्स ही मार्केट से खरीद करके इसको एम्प्लॉयज को अलॉट करेंगे। तो परचेज शेयर्स फ्रॉम मार्केट, ये दो तरीके होते हैं।
शेयर्स एक्वायर करने के। और ये जो दूसरा तरीका है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्विजिशन, क्योंकि आपने कहां से खरीदा है? सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस शेयर्स? सेकेंडरी मार्केट से आपने शेयर खरीदा है, सेकेंडरी। हाँ एग्जैक्टली। अब एक परेशानी क्या हो गई है कि अगर हम अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाय बैक। अगर कंपनी खुद अपने शेयर खुद से खरीदती सेकेंडरी मार्केट से तो उसको क्या करना पड़ता है? बायबैक। और बायबैक का रूल क्या बोलता है कि आपको शेयर्स एक्सटिंग्विश करने पड़ते हैं। पता है ये बात? सेक्शन 68 क्या बोलता है? आप उसको वापस से रीइश्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने क्या बोला कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मार्केट से अपने शेयर खरीद करके एंड देन एम्प्लॉयज को अलॉट करो, तो आप ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये काम आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा? ट्रस्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसने मैंडेटरी बोला कि अगर आप सेकेंडरी एक्विजिशन करना चाहते हो तो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय वे ऑफ ट्रस्ट। लॉजिक क्लियर? किसी के बाउंस तो नहीं हो गए? अब एक्चुअली सेबी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं हम, इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा। देखो बेटा ऐसा है, आप मान लो ट्रस्ट हो और मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल, ठीक है? और ये एयरटेल नाम की कंपनी क्या करना चाह रही है? अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ईसॉस लाना चाह रही है, ओके? एंड दिस कंपनी इज नॉट विलिंग टू इशू न्यू शेयर्स। ये क्या बोल रही है? जैसे अभी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर, बोले वी डोंट वांट टू इंक्रीज आवर कैपिटल। तो इसीलिए कंपनी ने आपको हायर किया, ट्रस्ट को, और आपको क्या बोला कि ओपन मार्केट से हमारे शेयर खरीद लो, ठीक है? तो आप तो अदर पार्टी हो ना, तो आप तो खरीद सकते हो। तो यू आर ए ट्रस्ट, यू कैन परचेज शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। अब आपके पास एयरटेल के शेयर्स आ गए हैं। अब आप स्कीम बनाओगे और एम्प्लॉयज को जो आपने सेकेंडरी, मान लो आपने 1000 करोड़ में से मान लो 10 करोड़ के शेयर्स खरीदे मार्केट से। अब ये 10 करोड़ की स्कीम बना के आप एम्प्लॉयज को अलॉट करना चाह रहे हैं, तो क्या आप ये कर पाओगे? कर सकते, है ना? क्योंकि यहाँ पे अब कोई परेशानी नहीं है, बायबैक का अट्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर लेकिन यही काम कंपनी खुद से कर लेती तो बायबैक का अट्रैक्शन आ जाता, क्योंकि बायबैक खुद से होता है डायरेक्टली हमेशा। तो अगर खुद से बायबैक कर लेती तो फिर एक्सटिंग्विश करना पड़ता, शेयर्स को खत्म करना पड़ता, फिर आप एम्प्लॉयज को अलॉट नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई जब भी सेकेंडरी एक्विजिशन का प्लानिंग होगा तो कभी भी डायरेक्टली हो ही नहीं सकता, वो हमेशा हमेशा कैसे होगा? ट्रस्ट के इंटरवेंशन से ही होगा। एम आई क्लियर? यस एग्जैक्टली, है ना? और वो स्कीम बनाएगा और स्कीम बना करके जो जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पार्टिसिपेशन करेंगे उनको शेयर अलॉट हो जाएगा। प्रोसेस क्लियर है? अब फिर आगे सुनना। अब एक और परेशानी आ गई है। ट्रस्ट बोल रहा है कि भैया हम शेयर खरीदेंगे तो हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। भाई ट्रस्ट के पास होना इतने करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो फिर ट्रस्ट ये जो पैसा है ये कहां से अरेंज करेगा? तो शेयर्स परचेज करने के लिए जो मनी चाहिए, मनी, वो ट्रस्ट किससे बोरो कर सकता है? कंपनी से। तो कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे लैंड कर देगी। कंपनी क्या कर देगी? लैंडिंग कर देगी। तो जैसे कंपनी ने लोन दिया, स्कीम कंपनी की तो पैसा भी कंपनी से लेंगे ना, लोन ले लिया, अलाउड है यहाँ पे। फिर कंपनी से लोन ले लिया और लोन लेकर के शेयर खरीद लिए, या तो कैसे खरीद लिए? फ्रेश शेयर कंपनी से ले लिए, या सेकेंडरी मार्केट से, ओपन मार्केट से शेयर खरीद लिए। फाइनली ट्रस्ट इज हैविंग शेयर्स। अब इन शेयर्स से क्या बनाएगा ट्रस्ट? स्कीम लॉन्च करेगा। क्या करेगा? स्कीम लॉन्च करेगा, और स्कीम लॉन्च करके जो जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज होंगे वो लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। तो जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज होंगे एप्लीकेशन लगाएंगे, और एप्लीकेशन के बेसिस पे उनको क्या होगा? अलॉटमेंट होगा। जैसी भी स्कीम है, अगर फ्यूचर की स्कीम है तो फ्यूचर में अलॉटमेंट होगा, प्रेजेंट स्कीम है तो प्रेजेंट में अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट हो गया, तो जैसे ही अलॉटमेंट होगा, तो एक बात बताओ मुझे, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अलॉटमेंट हुआ तो यहाँ पे अलॉटमेंट होते ही ये ट्रस्ट को क्या मिल गया? मनी मिल गया, मनी रिसीव। और जैसे ही ट्रस्ट को मनी रिसीव होगा, ट्रस्ट क्या कंपनी को लोन रीपे कर पाएगा? लोन रीपे। फाइनली एट द एंड ट्रस्ट ने इस पैसे से क्या कर दिया है? लोन का रीपेमेंट कर दिया। बोलो, पूरा प्रोसेस क्लियर?
हाँ वो तो मैंने बोला मैंडेटरी में दो ही चीजें तो मैंडेटरी थी, सेकेंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट। वॉलेंट्री है ये तो कंपनी खुद से भी कर सकती है और ट्रस्ट के थ्रू भी करवा सकती है। मैंडेटरी में सिर्फ दो ही केसेस हैं, वन इज सेकेंडरी एक्विजिशन एंड नंबर टू इज गिफ्ट। अब गिफ्ट क्यों वो ही बताऊंगी अभी। कंपनी से लोन लिया था ना शेयर खरीदने के लिए, देखो यहाँ पे शेयर खरीदे थे तब लोन लिया था कंपनी से, तो कंपनी को चुकाओ। कंपनी थोड़ा खरीद रही है, शेयर्स एम्प्लॉयज खरीद रहे हैं। आप सोचो अगर कंपनी खुद से लॉन्च कर रही होती है स्कीम, है ना, तो क्या होता है, कंपनी को किससे पैसे मिलते हैं, एम्प्लॉय से पैसे मिलते हैं ना। अच्छा अब यहाँ पे कंपनी ने इंटरवेंशन लगा दिया है बीच में, ट्रस्ट। तो पहले ट्रस्ट को शेयर खरीदने हैं, तो उसके लिए पहले कंपनी किसको पैसे दे रही है, ट्रस्ट को। फिर ट्रस्ट ने वो शेयर मार्केट में एम्प्लॉयज को बेचे, तो जो पैसा आया है वो पैसे पे हक किसका बनता है, कंपनी का ही तो बनता है। तो कंपनी को लौटाओगे नहीं वो पैसे, आप लेके बैठ जाओगे। तो कंपनी का पैसा कंपनी को लौटाओ, ठीक है। प्रोसेस में इंटरवेंशन ऑफ ट्रस्ट जरूर आया है, लेकिन एट द एंड कहानी वही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है और एम्प्लॉयज शेयर परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी को पैसा मिलेगा और शेयर होल्डर मतलब एम्प्लॉय को शेयर मिलेंगे। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है, बट बीच में इंटरमीडिएशन ऑफ ट्रस्ट के थ्रू ऑल सेट है। यहाँ तक कहानी समझ में आई या बाउंस हो गई अभी। सेकेंडरी इक्वेशन किस किस को समझ में नहीं आया है, सबको आ गया। और सेकेंडरी इक्वेशन ट्रस्ट के थ्रू क्यों करवा रहे हैं, इसका रीजन समझ में आ गया, सबको क्लियर है। अच्छा गिफ्ट का रीजन भी बता दूंगा। अब सुनो गिफ्ट क्यों करवा रहे हैं, गिफ्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, और आपको पता है विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉटमेंट का मतलब होता है बोनस। क्या होता है, बोनस। और बोनस किसके लिए लाता है, एग्जिस्टिंग सारे शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पे दिया जाएगा। तो भाई आप ना क्या कर रहे हो, कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को ही फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रहे हो, तो सेक्शन 63 का वॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा इससे, तो डेफिनेटली होगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी आप खुद से डायरेक्टली बोनस शेयर नहीं दे सकते, इसलिए हम ट्रस्ट के थ्रू ही फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट करवा रहे हैं। समझ में आया, क्योंकि दूसरे सेक्शंस के अट्रैक्शन आ रहे हैं और दूसरे सेक्शंस के वायलेशन हो जाते हैं, इसलिए हम ये काम डायरेक्टली ना करके ये काम किसी और के थ्रू कर रहे हैं। ऑल सेट, लॉजिक क्लियर। अच्छा पहली बात ये समझो, स्कीम एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स रिलेटेड कोई स्कीम लेके आ रही है। तो ये जो स्कीम लेके आ रही है कंपनी, ये दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। कौन कौन से दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, एक तो खुद से या फिर ट्रस्ट के थ्रू। खुद से मतलब कौन करेगा, कॉम्पनसेशन कमेटी कर लेगी, और अगर ट्रस्ट के थ्रू हो रहा है तो कॉम्पनसेशन कमेटी अपना पावर किसको डेलीगेट करेगी, ट्रस्ट को डेलीगेट करेगी। अब अंडरस्टूड सी बात है, ट्रस्ट को स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए शेयर्स चाहिए और शेयर्स के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहले ट्रस्ट ने कंपनी से लोन लिया, लोन लेकर के शेयर खरीद रहा। अब शेयर कहां से खरीदे वो उसकी मर्जी, चाहे वो न्यू शेयर इशू कर रहा है या फिर वो सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद रहा है, समहाउ जहां से भी खरीद रहा है पैसे देने पड़ेंगे उसको। अब जैसे उसने पैसे दे दिए, नाउ ही इज हैविंग शेयर्स ओनली, पैसे खत्म है। अब वो शेयर्स को किसको अलॉट करेगा, एम्प्लॉयज को स्कीम बना करके। फिर एम्प्लॉयज को अलॉटमेंट के बाद पैसा मिलेगा, एम्प्लॉय से पैसा मिल गया ट्रस्ट को, और जैसे ही पैसा मिल गया अब ये पैसा हम किसको रीपे कर देंगे, कंपनी को रीपे कर देंगे, रिफंड कर देंगे। समझ में आ गई पूरी कहानी, ऑल सेट है। आगे डेफिनेशन लाइव वाले बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। अब है सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ये नाम तो सुना ही होगा शायद, सुनेंगे सब। कौन होता है सेक्रेटरी ऑडिटर, practicing CS होता है, yes of course। The company secretary in practice appointed by the company under rule 8 of rules, company rules, to conduct secretarial audit pursuant to regulation 24A। तो ये कौन है, practicing CS। ESOS, अच्छा हमने तो बहुत डिटेल में डेफिनेशन पढ़ी ना इसकी, यहाँ पे देखो कितनी शानदार डेफिनेशन दे रखी है। ESOS means scheme under which कंपनी ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जिसमें कंपनी क्या ग्रांट कर रही है, ईसॉस ग्रांट कर रही है। किसको ग्रांट कर रही है, एम्प्लॉयज को। अच्छा कैसे ग्रांट कर रही है, डायरेक्टली और थ्रू अ, इतनी शानदार डेफिनेशन है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। ईसॉस का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर एक और शानदार डेफिनेशन ESPS, इसमें क्या किया जाएगा, वही सेम स्कीम लेके आ रहे हैं हम एम्प्लॉयज के लिए, स्कीम अंडर विच कंपनी ऑफर शेयर टू द एम्प्लॉयज। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉयज को जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं ये दो तरीके से इशू हो सकते हैं, या तो पब्लिक इशू आप ला रहे हो, पब्लिक इशू का एक पार्ट है जिसमें ESPS आ रहा है, या फिर आप सेपरेटली ला रहे हो, दोनों तरीके से हो सकता है, एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू या फिर अदरवाइज, और थ्रू ट्रस्ट वेयर ट्रस्ट में अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पसेस ऑफ द स्कीम। सेकेंडरी एक्विजिशन पढ़ चुके हम ऑलरेडी, तो ट्रस्ट के थ्रू अगर हो रहा है तो ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ एम्प्लॉय की डेफिनेशन याद करनी है, बाकी जहां जहां टर्मोलॉजीज आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे, है ना। आगे देखो, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ये किसके लिए होती है, जैसे एम्प्लॉय का जनरल वेलफेयर में क्या क्या आता है, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब कुछ आता है। ओके, स्कीम ऑफ कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन डीलिंग इन शेयर। देखो हर स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर्स में डीलिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैश में कोई भी बेनिफिट दे रहे हो ना तो फिर वो कभी भी सेबी के अंदर नहीं आए, ऑफ द कंपनी या शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर किस किस के लिए, हेल्थ केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर बेनिफिट, बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ, स्कॉलरशिप फंड, या सच अदर बेनिफिट। तो इस तरह के जो भी बेनिफिट्स हैं वेलफेयर के वो सब किस में फॉल करेंगे, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट में फॉल करेंगे। एम आई क्लियर, कोई कंफ्यूजन, जाग रहे हैं सब, सुन रहे हैं पक्का। अच्छा, कौन कौन सी डेफिनेशन हो गई, नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 स्कीम, नंबर 3 ESOS, सेक्रेटरी ऑडिटर, ESOS, ESPS। ओके, अब है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो रिटायरमेंट जैसे जनरल बेनिफिट में हम अभी उसके जॉब में रहते रहते कुछ सर्विसेज दे रहे थे, रिटायरमेंट में कब की सर्विसेज हैं, रिटायरमेंट की सर्विसेज हैं। तो स्कीम ऑफ द कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन डीलिंग इन शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर्स ऑफ द लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज subject to the compliance with the existing rules and regulations as applicable under the law relevant for the retirement benefits in India। तो आपको इस रेगुलेशन के साथ साथ रिटायरमेंट बेनिफिट के रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल PF दे रहे हो तो PF रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ग्रेचुटी है तो ग्रेचुटी एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो ग्रेचुटी एक्ट प्लस ये शेयर्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल डन। स्वेट इक्विटी शेयर बहुत शानदार डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 88 में जो डेफिनेशन है ना स्वेट इक्विटी शेयर की, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी कवर करनी है। मतलब हमें नई डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, हमें कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन ही फॉलो करनी है। एप्रिसिएशन क्या बताया था मैंने आपको, एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू, कहां से कहां तक, ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस का बीच का डिफरेंस है ना। तो जो भी आपका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कब देखोगे, एक्सरसाइज के टाइम पे है ना। हाँ, मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज के वक्त माइनस ऑफर प्राइस, यही हमारा क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR और द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द SAR एज अ केस में भी एंड द SAR प्राइस। ठीक है, तो SAR का ऑफर प्राइस और जो मार्केट प्राइस है कब के, एक्सरसाइज और वेस्टिंग जैसा भी केस है, इन दोनों के बीच का गैप ही क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। अच्छा, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन लगाना। जब भी आपको शेयर अलॉटमेंट लेने हैं उस वक्त आप जो एप्लीकेशन लगाते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सरसाइज बोलते हैं। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, और ये एप्लीकेशन कौन से पीरियड में लगाई जाएगी, एक्सरसाइज पीरियड में लगाई जाएगी। कौन से पीरियड में लगाई जाएगी, एक्सरसाइज पीरियड में लगाई जाएगी। तो जो आपका एक्सरसाइज पीरियड होगा उसमें जब भी एम्प्लॉय ये बोलता है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर, तो वो क्या लगा देगा, एप्लीकेशन लगा देगा। और इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो क्या करेगा, डिफरेंस वैल्यू पे करेगा और देन उसको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। ओके,
अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशंस डालें। सपोज करूं कंपनी ईसॉस इशू कर रही है, ईसॉस, और ईसॉस का ऑफर प्राइस था, ऑफर प्राइस 800 रुपए। ठीक है, और कंपनी ने बोला जैसे मान लो 2026 में ऑफर दिया गया था, और वेस्टिंग पीरियड कम से कम 1 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। 2027 में कंपनी ने बोला कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये एक पीरियड दिया कंपनी ने। तो जुलाई से दिसंबर क्या है हमारा, एक्सरसाइज पीरियड है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस जुलाई जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने शेयर का प्राइसिंग देखना स्टार्ट किया। मान लो जुलाई में शेयर का प्राइस बढ़ करके हो गया था 1200। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एम्प्लॉय एक्स है तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? कर ले एक्सरसाइज, है ना। अच्छा, वो ऑलरेडी मान लो कुछ पेमेंट कर चुका है अर्नेस्ट मनी, है ना। ऑफर प्राइस 800 था, 800 में से 100 रुपए कंपनी ऑलरेडी मंगा चुकी है। तो अगर वो एक्सरसाइज करता है तो कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 700 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 700 और देगा, और 700 देते ही उसको क्या हो जाएगा, शेयर मिल जाएगा। तो जब वो अप्लाई करेगा कि हाँ मुझे शेयर दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं। अब मान लो कुछ एम्प्लॉय ऐसे थे जो वेटिंग कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे, उनका देखते हैं शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। फिर अगस्त आ गया, और अगस्त में मान लो अचानक से मार्केट क्रैश कर गया। अब मार्केट क्रैश कर गया तो जो शेयर था इसका मार्केट प्राइस 600 रुपये रह गया। अब बताओ एक्सरसाइज करें कि नहीं करें? नहीं करें ना, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों ही करेंगे, हम 800 में क्यों खरीदेंगे। तो अब जो 600 रुपए थे हम उसमें नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो जो 100 रुपए आपने दिए थे ऑलरेडी, इसका क्या होगा, फोरफिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मार्केट फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज विल डिसाइड कि उनको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, और अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशन लगाएगा। अगर वो एप्लीकेशन लगाता है इट मीन्स ही इज एक्सरसाइजिंग, और अगर वो एप्लीकेशन नहीं लगाया तो ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग। बट ये जो भी कुछ डिसाइड करेगा वो इस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर ही डिसाइड करेगा। ओके, अच्छा, ये जो प्राइजेस मैंने अभी बताई आपको, इसमें से जैसे मान लो आज की डेट पे मार्केट प्राइस चल रही है 600 रुपये, और ऑफर प्राइस थी 800, अर्नेस्ट मनी था 100, और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए। इसमें से एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है, एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है? विच वन इज द एक्सरसाइज प्राइस? 800, 700, 700, 700, 700, 700, 700, नहीं पता, 700, 800, 700, 7, 7, 7, 7, 7, 800, कितनी, 700, ओके, 700। अच्छा, लाइव वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या है एक्सरसाइज प्राइस? 700, ओके। चलो, मोटा मोटा ऑलमोस्ट सबने ही 700 बोला है, आपने 800 बोला है ना? नहीं, आपने 800 बोला। 800 क्यों? सुनो, 800 जो है ना, 800 दैट इज द ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस है, 100 ऑलरेडी दे चुका है। तो जब भी एक्सरसाइज करेगा तभी तो एक्सरसाइज प्राइस पे करेगा, और एक्सरसाइज प्राइस हमेशा कितनी पे करेगा, वो 700 ही पे करेगा। तो एक्सरसाइज प्राइस 700 ही है। ओके, समझ में आ गया। तो 100 क्या है, अर्नेस्ट मनी है, 800 रुपए ऑफर प्राइस है। तो जब भी एक्सरसाइज करेगा तो ही विल हैव टू पे 700, या तो पे ही नहीं करेगा, और करेगा एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज प्राइस 700 पे करेगा। हाँ जी, एक्सरसाइज बोले तो मेकिंग एन एप्लीकेशन। कौन करेगा एप्लीकेशन, कौन लगाएगा?
एम्प्लॉय ऑफ कोर्स, बाय एन एम्प्लॉय टू द कंपनी और टू द ट्रस्ट। अगर डायरेक्टली हो रहा है तो कंपनी को लगाएगा और इनडायरेक्टली हो रहा है तो किसको लगाएगा, ट्रस्ट को लगाएगा। के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है वो शेयर इशुएंस के लिए, और एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। या तो शेयर इशुएंस के लिए, देखो शेयर इशुएंस किसमें होगा, ईसॉस में, और एप्रिसिएशन एसआर में। एज अ केस भी अगेंस्ट वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन किसमें था, ईसॉस में, और वेस्टेड एसआर्स इन परसुएंस ऑफ स्कीम कवर्ड अंडर पार्ट ए और पार्ट सी। पार्ट ए कौन सा है, ईसॉस, पार्ट सी कौन सा है, एसआर। पढ़ा था हमने, कौन से चैप्टर में कवर होता है सब कुछ, ऑफ दिस रेगुलेशन एज द केस में बी। अच्छा, डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है, एक बार वापस समझना। पहले बात तो चैप्टर 3 का पार्ट ए और पार्ट सी ईसॉस और एसआर को गवर्न करता है। ईसॉस में क्या होते हैं, वेस्टेड ऑप्शन होते हैं, और एसआर में क्या होता है, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शंस के बदले में क्या मिलेगा, शेयर, और एसआर के बदले में क्या मिलेगा, या तो शेयर या कैश बेनिफिट, जो भी मिलेगा। इसको लेने के लिए जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हो ना एज एन एम्प्लॉय, वही क्या कहलाएगा, एक्सरसाइज कहलाएगा। समझ में आया? चलो समरी कर देती हूँ उस डेफिनेशन की। जो हमारा एम्प्लॉय है वो लगा रहा है एप्लीकेशन, किसको लगाएगा, कंपनी को या ट्रस्ट को। ये एप्लीकेशन किस चीज के लिए है, फॉर एक्विजिशन ऑफ या तो शेयर्स या फिर एप्रिसिएशन। ये किसके बदले में मिल रहा है, वेस्टेड ऑप्शन के बदले में, और ये किसके बदले में मिल रहा है, वेस्टेड एसआर के बदले में। ये कहाँ है, ईसॉस में, और ये कहाँ है, एसआर में। ये कौन सा पार्ट है, ए, ये कौन सा पार्ट है, सी। कौन सा चैप्टर है, ये हो गई मेरी पूरी डेफिनेशन। एक्सरसाइज, कहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ, एप्लीकेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या एप्रिसिएशन। वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन, अंडरस्टूड। आज जो जो हमने सीखा वो समझ में आया, कुछ चीजें बाउंस तो नहीं हुई। आज हमने एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम के बारे में सीखा कि डायरेक्टली या फिर ट्रस्ट के थ्रू, और ट्रस्ट के थ्रू दो केसेस पढ़े हमने, एक तो सेकेंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट, ये दो केसेस हैं जहाँ कंपल्सरली ट्रस्ट के थ्रू ही होगा, है ना। और कुछ डेफिनेशन हमने देख लिए, एम्प्लॉय क्या होता है ना। दूसरा क्या देखा हमने, स्कीम क्या होती है, देन सेकेंड ऑल्टर, ESOS, ESPS, General Employee Benefit, Retirement Benefit, then exercise. All done. That's all for today. Thank you.